हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटिव हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो लेक्चर है हमारा 12th लेक्चर है, और आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है। और लगभग हमने सारी सीरीज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा साइंस भी हमारा जो बायोलॉजी वो कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी केमिस्ट्री की आखिरी वीडियो है। ओके, तो जो विविध वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसको हम लोग बीच बीच में कवर करते रहेंगे। ओके, और अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये जो कार्बनिक रसायन है ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें जीवधारियों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनका अध्ययन करा जाता है, वो आपके कार्बनिक रसायन कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन एक डेफिनेशन और है इसकी, उसमें आपका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को छोड़कर जो कार्बन के सभी यौगिक हैं वो सारे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, और रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, समझ गए आप लोग कि कार्बनिक रसायन में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं और अकार्बनिक यौगिक हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बहुधा क्या होते हैं, ये ज्वलनशील ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील, मतलब जलने वाले नहीं रहते ये। ओके, कार्बनिक यौगिक में आपके जो रहते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें जो विद्युत का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है, और ये आयनीकृत नहीं होते हैं, आयनोनाइजेशन इसमें नहीं होता है। जबकि अधिकतर हम लोग अकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और जल में घुलने पर क्या होते हैं, ये आयनोनाइजेशन इनका हो जाता है। कार्बनिक यौगिक में होने वाली जो आणविक अभिक्रिया हैं वो आणविक होती हैं, और ये अभिक्रिया मंद एवं जटिल होती हैं। और अकार्बनिक यौगिक की जो अभिक्रियाएं वो आयनिक होने के कारण जो है तीव्र व सरल होती हैं। कार्बनिक यौगिक में विद्यमान तरल संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, व अधिकतर अकार्बनिक यौगिक में जो तत्व हैं वो परस्पर विद्युत संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर तत्व सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट वो बॉन्ड द्वारा, और यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे थे जो विद्युत संयोजक बंध है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उसमें कम होता है, यानी कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो दोनों कम रहते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, ये अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। जो कार्बनिक यौगिक है ये प्रायः समाव्यता यानी कि आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक क्या है वो समावता जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, और ये जो संकर लवणों का को छोड़कर। ठीक है, और अगला अगर उसके बारे में बात करें कि अर्थात एक ही सूत्र के जो विभिन्न संरचना के आधार पर ये दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। ओके, यदि यौगिक में प्रायः विशेष गंध होती है तो इसमें क्या होता है, इन यौगिक में प्रायः क्या होती है, विशेष गंध होती है, विशेष बदबू तरीके से, या कुछ आप स्मेल होती है। ओके, कुछ गैसों में धात्विक लवणों के अतिरिक्त जो है अकार्बनिक यौगिक प्रायः रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं, मतलब ना तो इनमें रंग होता है ना ही उसमें कोई गंध होती है। ओके, अगला देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन आदि में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रायः जो है जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, वाहनों की पहला क्वेश्चन है कि वाहनों की प्रदूषण जांच में प्रायः किस कारक की जांच करी जाती है। तो देखिए, जो सीसा और कार्बन के कण हैं उनकी जांच करी जाती है। प्राकृतिक रबड़ में किसका किसका एक बहुलक है, तो देखिए वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग करते होता है, तो केवलर का यूज़ होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। बेकेलाइट फिनोल व अन्य किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का है। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो पीवीसी है, पीवीसी से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो बरसाती कोट रहता है या बरसाती रेन कोट होता है वो किसका बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स के बनाए जाते हैं। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीइथिलीन। ओके, ऊन तंतु का विकल्प क्या है, नायलॉन 6 है जो कि ऊन तंतु का विकल्प है। अगला देखते हैं कि एस्पिरिन साधारण नाम है, तो एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल का। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी कि फाइबर होता है, तो टेरेलिन होता है। फलों के मीठा स्वाद का कारण क्या है, तो फ्रैक्टोज है। शहद का जो प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रैक्टोज है। सुक्रोज के जल अपघटन में क्या बनता है, तो ग्लूकोज व फ्रैक्टोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज किसके यौगिक के, कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है तो असंतृप्त वसा और अम्लों की होती है। मेथिलेट या स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है। क्या ये कथन सही है? नहीं। देखिए, एमाइड को किस अभिक्रिया द्वारा एमिनो में बदला जाता है? तो हाफमैन अभिक्रिया द्वारा जो है इसको बदला जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजिन स्टार्च सेलुलोज किस बहुलक है? तो ग्लूकोज के बहुलक है। और देखें हम लोग कि वह औषधि कौन सी है जो कि दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो याद रखना है आप लोग को, वो है प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम व पोटेशियम का लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। वह एसीटोन अल्कोहल के में इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रवाजी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फसलों में जो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। अगला क्वेश्चन है कि हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। काष्ठ से प्राप्त जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है तो 10% एसिटिक अम्ल होता है उसमें। बायोडीजल के उत्पादनों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्टिफिकेशन पाई जाती है। मच्छर के कोयल में प्रयोग होने वाला जो पायरीथिन है वो एक बीजीय पौधे होते हैं। जब चींटी काटती हैं तो वो अंततः छेपित करती हैं कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। ओके। मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण जो है दर्द वह जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है? तो टार्टरिक अम्ल का यूज़ होता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो ये एसिटिक अम्ल के लिए है। टमाटर सॉस यानी कि जो सॉस रहता है हमारा तो वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है उसमें। सिरके विनेगर का प्रमुख घटक क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। सिरका विनेगर होता है तो जल में एसिटिक अम्ल का जो है 5% विलयन होता है। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। ये किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध को दही से स्पंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। मांसपेशियों से किस अम्ल में के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, फाइनली इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सीरीज़ हमारी खत्म हो गई और आपने इतना साथ निभाया। मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फन एजुकेट्रिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो लेक्चर है हमारा 12th लेक्चर है और आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी सीरीज का आखिरी लेक्चर है और लगभग हमने सारी सीरीज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा साइंस भी हमारा जो बायोलॉजी वो कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी केमिस्ट्री की आखिरी वीडियो है। ओके, तो जो विविध वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसको हम लोग बीच बीच में कवर करते रहेंगे। ओके, और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये जो कार्बनिक रसायन है ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें जीवधारियों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनका अध्ययन करा जाता है, वो आपके कार्बनिक रसायन कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन एक डेफिनेशन और है इसकी, उसमें आपका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को छोड़कर जो कार्बन के सभी यौगिक हैं वो सारे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, और रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, समझ गए आप लोग कि कार्बनिक रसायन हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं और अकार्बनिक यौगिक हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बहुधा क्या होते हैं, ये ज्वलनशील ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको अकार्बनिक यौगिक अज्वलनशील मतलब जलने वाले नहीं रहते ये। ओके, कार्बनिक यौगिक में आपके जो रहते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें जो विद्युत का प्रवाह अच्छे से नहीं होता है और ये आयनीकृत नहीं होते हैं, आयनोनाइजेशन इसमें नहीं होता है। जबकि अधिकतर हम लोग अकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं और जल में घुलने पर क्या होते हैं, ये आयोनाइजेशन इनका हो जाता है। कार्बनिक यौगिक में होने वाली जो आणविक अभिक्रियाएं वो आणविक होती हैं और ये अभिक्रिया मंद एवं जटिल होती हैं। और अकार्बनिक यौगिक की जो अभिक्रियाएं वो आयनिक होने के कारण जो है तीव्र व सरल होती हैं। कार्बनिक यौगिक में विद्यमान तरल संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं व अधिकतर अकार्बनिक यौगिक में जो तत्व हैं वो परस्पर विद्युत संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर तत्व सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, और यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे थे जो विद्युत संयोजक बंध है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उसमें कम होता है, यानी कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो दोनों कम रहते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, ये अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। जो कार्बनिक यौगिक है ये प्रायः समाव्यता यानी कि आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक क्या है वो समानता जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। और ये जो संकर लवणों को छोड़कर, ठीक है। और अगला उसके बारे में बात करें कि अर्थात एक ही सूत्र के जो विभिन्न संरचना के आधार पर ये दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। ओके, यदि यौगिक में प्रायः विशेष गंध होती है तो इसमें क्या होता है, इन यौगिक में प्रायः क्या होती है, विशेष गंध होती है, विशेष बदबू तरीके से या कुछ स्मेल होती है। ओके, कुछ गैसों में धात्विक लवणों के अतिरिक्त जो है अकार्बनिक यौगिक प्रायः रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं, मतलब ना तो इनमें रंग होता है ना ही उसमें कोई गंध होती है। ओके,
अगला देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन आदि में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रायः जो है जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके।